नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे चैप्टर ग्रेविटेशन के होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और सारा एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट हम लोग ने यहाँ पर यूज कर लिया है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है डैश इज नीडेड टू चेंज द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट की अगर हमको स्पीड चेंज करनी है या डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करना है, ठीक है, तो हमको क्या अप्लाई करना पड़ता है? तो हम लोग को एक फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। वी नीड अ फोर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है द फोर्स दैट कॉजेज दिस एक्सेलरेशन एंड कीप्स द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ। देखिए एक सर्कुलर पाथ के मोशन की बात हो रही है, एक सर्कुलर मोशन की बात हो रही है। तो जब सर्कुलर मोशन बॉडी में होता है तो आपको पता होगा उस बॉडी पे एक फोर्स लग रहा होता है सेंटर की तरफ। तो जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है उसको कहते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये बात याद रखिएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स अगर पूछा जाए किस डायरेक्शन में लगता है तो आप बताएंगे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है द मोशन ऑफ मून अराउंड द सन इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बिल्कुल सही है, जो मून का मोशन होता है अर्थ के अराउंड तो वो भी किस फोर्स की वजह से होता है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होता है। ट्रू हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट बोला गया है इफ देयर वर नो सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर मान लीजिए कोई सेंट्रीपिटल फोर्स ना होता तो जो बॉडी होती वो किधर मूव करती? हालांकि यहाँ कोई आंसर दे दिया गया है तो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती चली जाती। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई भी सेंट्रीपिटल फोर्स ना होता, जैसे मान लीजिए ये आपसे कहा जाए ये अर्थ है, ठीक है, और ये इस ऑर्बिट में मून रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर मान लीजिए सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो मोशन हो रहा है वो सर्कुलर पाथ में हो रहा है। लेकिन अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं बचेगा तो जो मून होगा वो इसके टेंजेंशियल पाथ में मूव कर जाएगा। इसका मतलब वो स्ट्रेट पाथ में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें बोला गया है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको पता है वो प्रूव करता है F इज इक्वल टू ma। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग प्रूव कर सकते हैं दैट F इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अगर पूछा जाए व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो आप कहेंगे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो जो नेट फोर्स अप्लाई होता है किसी बॉडी पे दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है ना। अब यहाँ बोला गया है, देखिए बोला क्या गया है फॉर अ गिवन फोर्स द एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अब देखिए हमको फॉर्मूला पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये कांस्टेंट है इसका मतलब m इंटू ए जो है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। m इंटू ए अगर कांस्टेंट है तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो होगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। देख सकते हैं आप लोग a और m कैसे आ रहे हैं? इनवर्स प्रोपोर्शनल में आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो प्रेशर गलत है, वॉल्यूम भी गलत है, डेंसिटी भी गलत है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी लिख लीजिए, मास इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कहा गया द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड डैश फोर्स। देखिए ऑब्जेक्ट की बात करी गई है, जब भी ऑब्जेक्ट की बात करी आती है इसका मतलब मासिव बॉडीज, उनके पास क्या है? मासेज हैं। और जब भी बॉडी के पास मासेज होते हैं तो उन पे जो फोर्स लग रहा होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अगर चार्ज की बात की जाएगी तो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। अगर पोल्स की बात करेगी, मैग्नेटिक पोल्स की बात करी जाएगी तो जो फोर्स लगेगा दोनों के बीच में दैट विल बी मैग्नेटिक फोर्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन, बिल्कुल सही है। आपको पता होगा सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। सेकंड बोला गया है द मून गोज अराउंड द अर्थ, ये भी सही है, मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगा। ठीक है। थर्ड बोला गया है इन ऑल दीज केसेस देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग, तो ये भी बिल्कुल सही है, कोई ना कोई फोर्स तो लगना ही जरूरी है, बिना उसके रिवॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो इसमें सारे स्टेटमेंट क्या हैं? करेक्ट हैं, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें कहा गया है एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। देखिए जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा किसी एक फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, वही बोला गया है वो जो फोर्स होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। कैसा प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ऐसे आप लिख सकते हैं। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर मान लीजिए दोनों इसके बीच में, दोनों बॉडीज के बीच में डिस्टेंस d है, ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट जो दिया गया है बिल्कुल सही है और इसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो उससे फॉर्मूला हमको क्या मिलता है? फॉर्मूला मिलता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला मिलता है। इसके बाद आप पुट कर देंगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है कैपिटल G, तो हम लोग फॉर्मूले में रख देते हैं तो आ जाता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कहा गया है द डैश फोर्सेस अलोंग द जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट की बात फिर से करी गई है
और जो फोर्स है, जिस फोर्स के बारे में बताया गया है वो किधर एक्ट करता है, मतलब उसका डायरेक्शन ऑफ एक्शन किधर है, एक्शन जो किधर एक्ट करेगा, मतलब किस तरफ एक्ट करता है, एक्शन का डायरेक्शन किधर है पूछा गया है। तो वो जो फोर्स है जो सेंटर की तरफ एक्ट करता है, सेंटर एक्टिंग फोर्स है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स इस केस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट। प्लैनेट की जो ऑर्बिट होती है वो अराउंड द सन कैसी होती है, तो वो होती है इलिप्टिकल। ठीक है, अर्थ भी अगर आप देखेंगे तो अर्थ भी इलिप्टिकल पाथ में ही क्या करता है, रिवोल्यूशन करता है सन के। कभी भी सर्कुलर पाथ आप मत करिएगा, सर्कुलर पाथ गलत रहेगा। इलिप्टिकल पाथ कैसा होता है, ये जो पाथ आपको दिखाई पड़े, जैसे मान लीजिए सन है बीच में, तो अर्थ कुछ इस तरीके से क्या करता है, रिवोल्यूशन करता है सन के अराउंड। दिस पाथ इज कॉल्ड इलिप्टिकल पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड सन स्वीप डैश एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए ये केपलर का फर्स्ट लॉ है। केपलर के 3 लॉ है प्लैनेटरी मोशन के। ठीक है, तो केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन यही कहता है द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट्स एंड द सन स्वीप डैश एरियाज, तो इक्वल एरिया स्वीप करते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए ये एक इलिप्स है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए सन है और ये अर्थ है, मान लीजिए अर्थ की ये पहली पोजीशन, मान लीजिए ये कोई अर्थ की दूसरी पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरिया मिल रहा है आपको, ये जो एरिया मिल रहा है ना, जो दोनों के बीच में आया, ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक जैसे मान लीजिए आने में टाइम लगा t1 या t टाइम मान लीजिए लगा। ठीक, अब अर्थ की 2 और पोजीशन देख लेते हैं, तो अर्थ की 2 और पोजीशन मान लीजिए ये हमने ले ली। ठीक, अब यहाँ पे अर्थ की पोजीशन E3 थी और यहाँ पे अर्थ की पोजीशन मान लीजिए E4 थी। ठीक है, तो ये जो एरिया मिलेगा आपको, ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम t1 लग रहा था, सिमिलरली E3 से E4 जाने में भी टाइम क्या लग रहा है, t1 ही लग रहा है, मतलब सेम टाइम लग रहा है। तो अगर टाइम सेम लग रहा है तो जो एरिया कवर होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, हालांकि आपको अभी दिखाई पड़ रहा होगा कि एरिया इक्वल नहीं है, लेकिन याद रखिएगा अगर टाइम दोनों सेम दिए गए हैं तो जो एरिया कवर होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है प्लेनेट के द्वारा। ठीक है, तो ये केपलर का पहला लॉ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। तो यहाँ पे द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज इलिप्टिकल हो जाएगा इसमें, तो और इसमें इक्वल एरियाज हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड लॉ केपलर का ही कहता है, देखिए केपलर का सेकेंड लॉ क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड या स्क्वायर ऑफ टाइम क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। देखिए प्लैनेट के बाद देख लेते हैं इसको भी, ये मान लीजिए सन है और यहाँ मान लीजिए हमारे पास प्लैनेट है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसको मीन डिस्टेंस कहते हैं बिटवीन द प्लैनेट एंड फ्रॉम द सन इज प्रोपोर्शनल टू डैश ऑफ ऑर्बिटल पीरियड। मतलब ऑर्बिटल पीरियड क्या होता है, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा प्लैनेट को उसी को ऑर्बिटल पीरियड या टाइम पीरियड कहेंगे। ठीक है, पूछा क्या गया है कि क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए डिस्टेंस d है, ठीक है, प्लैनेट और उसके बीच में डिस्टेंस d है, तो उसका क्यूब d क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जहां पे t क्या है, टाइम पीरियड है। ठीक है, तो d क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यूब ऑफ ऑर्बिटल टाइम, ऑर्बिटल पीरियड बोला गया है ना, तो ऑर्बिटल पीरियड में क्या हो जाएगा, स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए स्क्वायर लगा हुआ है ना, क्यूब नहीं होना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है, तो स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 द वैल्यू ऑफ जी वाज फाउंड बाय, जी की वैल्यू किसने फाउंड करी थी, तो हेनरी कैवेंडिश ने फाउंड करी थी। अगले में कैपिटल जी की वैल्यू पूछी गई है। अच्छा, कैपिटल जी होता क्या है, दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं और इसकी वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10 टू की पावर -11। ठीक है, कभी कभी यूनिट भी पूछ ली जाती है, तो यूनिट भी याद रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 टू की पावर -11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है the universal law of the law is universal in the sense that it is applicable to all bodies whether the bodies are big or small, whether they are celestial or terrestrial। तो मतलब कोई भी बॉडी अगर होगी तो उस पे ये जो लॉ है, जो यूनिवर्सल लॉ है ग्रेविटेशन का, वो फॉलो होगा। ठीक है, तो ये इसीलिए इसको यूनिवर्सल बोलते हैं, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज इफ डी गेट्स बिगर बाय फैक्टर ऑफ 6। ठीक है, अब देखिए अब डी क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस को अगर 6d बना दिया तो आपको बताना है फोर्स पे क्या चेंज होगा। बहुत सिंपल है, देखिए फोर्स इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। अब d की जगह आप क्या रख दीजिए, 6d रख दीजिए। जब 6d रखेंगे तो f डैश देखिए क्या आ जाएगा, f डैश आ जाएगा Gm1m2 अपॉन 6d का होल स्क्वायर, और 6d का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/36 आपको डिनोमिनेटर में मिल जाएगा। तो f डैश की जो वैल्यू मिलेगी आपको, ये मिल जाएगी 1/36 Gm1m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो कितना टाइम्स हो जा रहा है फोर्स, 1/36 टाइम्स हो जा रहा है इनिशियल फोर्स के, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/36।
6, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या कहा गया है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन सेवरल फिनोमेना सच एज। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कुछ एप्लीकेशंस पूछे गए हैं, क्या क्या होते हैं। तो फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, बिल्कुल सही है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो हमको अर्थ के पास रोके रहता है, अर्थ से हम लोग को चिपकाए रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया द मोशन ऑफ मून अराउंड द सन, तो ये भी बिल्कुल सही है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होता है। प्लैनेट का मोशन सन के अराउंड भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। और साथ ही साथ जो फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स होते हैं, टाइड का जो फॉर्मेशन होता है वो भी किसकी वजह से होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है, जो अर्थ और मून के बीच में मेनली लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सारे ही ऑप्शन कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स से जुड़े हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या कहा गया है, वेन एवर ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स एलोन वी से दैट द ऑब्जेक्ट आर इन फ्री फॉल। तो देखिए फ्री फॉल की डेफिनेशन दी गई है और बिल्कुल सही डेफिनेशन है। फ्री फॉल का मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ एक फोर्स की वजह से नीचे गिर रहा है और वो फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी, ठीक है। तो अगर कोई भी मोशन ऑब्जेक्ट का ग्रेविटी की वजह से हो रहा है तो उस मोशन को या उस तरीके के हम लोग मोशन को क्या बोलेंगे, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड फ्री फॉल। तो फ्री फॉल की अगर डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आप यहां से ही उसको लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है द एसआई यूनिट ऑफ स्मॉल जी। अब देखिए स्मॉल जी होता क्या है, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब क्योंकि ये देखिए एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन की यूनिट भी होनी चाहिए और यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। देखिए 19 फिर से आ गया, कोई बात नहीं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज डिनोटेड बाय, तो किससे डिनोट करते हैं, उसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, बिल्कुल सही है, अर्थ का शेप परफेक्टली स्फीयर नहीं होता है, इसका शेप होता है जियोइड, याद रखिएगा जियोइड होता है। जियोइड मतलब थोड़ा सा ऐसा होता है कि ऊपर से थोड़ा सा चिपका हुआ होगा, चिपटा होगा, और इधर से थोड़ा सा साइड से बल्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें सेकंड ऑप्शन दिया गया, रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीजेस फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। देखिए ये रेडियस है, अब जैसे ये इक्वेटर है, इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा होती है और पोल पे रेडियस क्या होती है, कम होती है, वही बोला भी गया है, रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीजेस फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर। तो पोल पे कम है और रेडियस इक्वेटर पे क्या है, ज्यादा है, सही है। अगले में बोला गया है द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स लेसर एट पोल्स देन एट इक्वेटर, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि पोल्स पे रेडियस कम है, पोल्स पे आपको क्या पता है, पोल्स पे रेडियस कम हो गई अर्थ की, और अर्थ की पोल्स पे जब रेडियस कम हो जाएगी तो ग्रेविटी वहां पर ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेसर दिया है गलत है, यहाँ पे मोर होना चाहिए। याद रखिएगा कि इक्वेटर पे अगर आप देखेंगे, इक्वेटर पे क्या होता है, रेडियस कम ज्यादा होती है, इक्वेटर पे अर्थ की रेडियस ज्यादा है जिसकी वजह से ग्रेविटी कम होती है, ठीक है। और पोल पे उल्टा होता है, पोल पे क्या होता है, पोल पे रेडियस क्या होती है, कम होती है, पोल पे रेडियस कम होती है जिसकी वजह से ग्रेविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो गलत दिया गया है, तो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में बोला गया है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ पे ग्रेविटी कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर और एग्जैक्ट वैल्यू देखेंगे तो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, वी सी दैट पेपर रीचेस द ग्राउंड लिटिल लेटर देन स्टोन। अगर देखिए मान लीजिए आपने एक पेपर फेंका, ठीक है, और एक स्टोन, ये मान लीजिए स्टोन है और मान लीजिए एक पेपर है, ठीक है, इसको अगर आप सेम हाइट से फेंक रहे हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि स्टोन तो पहले गिर जाएगा लेकिन पेपर बड़े आराम आराम से नीचे आता है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है एयर रेजिस्टेंस की वजह से। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें कहा गया है डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, अगर ये पूछा जाए आपसे, या ये पूछा जाए व्हाट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, कौन मेजर करेगा इनर्शिया को, तो वो हो जाएगा मास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कहा गया है अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट विद सर्टेन फोर्स एंड दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन। अब देखिए किसी ऑब्जेक्ट की बात करी जा रही है तो ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगेगा, दो ऑब्जेक्ट जो आपस में फोर्स लगाते हैं उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और अभी हमने फॉर्मूला बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स का, कैपिटल G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ मतलब ये हमको पता चला कि फोर्स जो है वो मासेस पे डिपेंड कर रहा है और डिस्टेंस बिटवीन दी मासेस पे डिपेंड कर रहा है। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा फोर्स, बिल्कुल डिपेंड करेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड कर सकता है बिल्कुल, क्योंकि फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है m इंटू जी, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, तो दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो इसका आंसर, ठीक है। अब क्योंकि अर्थ की बात करी गई है इसलिए हम लोग यहाँ पे mg फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये भी याद रखिएगा।
तो इसका आंसर बोथ ए एंड बी हो जाएगा, जो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, एसआई यूनिट ऑफ वेट इज सेम एज दैट ऑफ। अब देखिए वेट है क्या, वेट एक फोर्स है, ठीक है, वेट क्या है, एक फोर्स है। वेट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो अर्थ जिस फोर्स से किसी बॉडी को अट्रैक्ट करती है अपने सेंटर की तरफ, ठीक है, अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स, ठीक है, इट्स सेंटर, ठीक है, ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, मतलब ऐसे फोर्स को हम लोग वेट कहते हैं। तो वेट की जो यूनिट होगी वो किसके बराबर होगी, फोर्स के बराबर होगी। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें कहा गया है द वेट ऑफ एंड द वेट इज द फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो इसमें मेन चीज आपसे डायरेक्शन पूछी गई थी, तो डायरेक्शन याद रखिएगा डाउनवर्ड्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास दिया गया है, आपसे वेट पूछा गया है, तो वेट का फॉर्मूला याद रखिए। वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी। मास कितना है, मास है 10, जी कितना है 9.8 होता है, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 98 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है। टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑफ डिफरेंट मास फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ मून, ठीक है, सरफेस ऑफ, अब देखिए मान लेते हैं सेम हाइट से दो ऑब्जेक्ट फॉल कर रहे हैं, मून का सरफेस है, ठीक है, तो इनके पास क्या चीज़ सेम होगी, तो दे हैव सेम वेलोसिटीज एट एनी इंस्टेंट, दे हैव सेम डिफरेंट एक्सेलरेशन डिफरेंट नहीं होंगे। एक्सपीरियंस सेम फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड फोर्स, ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि मासेस दोनों का अलग अलग है, तो फोर्स अलग अलग लग रहा होगा। अंडरगो चेंज इन इनर्शिया गलत होगा, इसमें सिर्फ एक ऑप्शन सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। वेलोसिटी दोनों की क्या होगी, सेम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, इसमें कहा गया है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पूछा गया है। तो इस सेम ऑन इक्वेटर एंड पोल बिल्कुल गलत है। इज लीस्ट ऑन पोल्स, पोल्स पे सबसे कम होती है, गलत है। लीस्ट ऑन इक्वेटर, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। सबसे कम कहाँ होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इक्वेटर पे होती है। क्यों, क्योंकि इक्वेटर पे जो रेडियस होता है सबसे ज्यादा होता है, और जितना ज्यादा रेडियस होता है उतनी ही ग्रेविटी क्या होती है, कम होती है। अगले पार्ट में बोला गया इंक्रीजेस फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, तो उल्टा दिया गया, इक्वेटर टू पोल इंक्रीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, इसमें देखिए बोला गया है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज एफ। अब जैसे मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट थे, इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था वो एफ के बराबर का था। इफ मासेस ऑफ बोथ दी ऑब्जेक्ट्स आर हाफ्ड, दोनों मासेस को हाफ कर दिया गया, तो ये भी m/2 हो गया, ठीक है, और ये भी क्या हो गया, m/2 हो गया। विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं किया गया है। तो नया फोर्स क्या है आपसे पूछा गया, तो फोर्स का फॉर्मूला Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब m1 की जगह अगर आप m/2 रखेंगे, m2 की जगह m/2 रखेंगे, तो देखिए फोर्स क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा Gm/2 इंटू m/2, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। अब ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर फोर्स आ जाएंगे, और फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, फॉर्मूला बन जाएगा। इसका मतलब कितने टाइम्स हो गया फोर्स, 1/4 टाइम्स हो गया। तो F/4 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अ बॉय इज वर्लिंग, वर्लिंग मतलब होता है नचाना, घुमा रहा है, ठीक है, अ स्टोन टाइड विद द स्ट्रिंग, ठीक है, इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स, अब देखिए स्ट्रिंग ब्रेक हो गई तो क्या होगा, जो पत्थर होगा, जैसे मान लीजिए सर्कुलर पाथ था, ठीक है, यहाँ से कोई हमने एक स्टोन टाई किया और उसको ऐसे 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 घुमाया जा रहा है। अब अचानक से क्या हुआ, ये मान लीजिए स्ट्रिंग टूट गई, जब स्ट्रिंग टूटेगी तो जो पाथ होगा इसका वो स्ट्रेट हो जाएगा, टेंजेंशियल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो पाथ कैसा हो जाएगा, टेंजेंशियल हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। विल कंटिन्यू टू मूव इन सर्कुलर पाथ, गलत है। विल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, ये भी गलत है। विल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन लाइक टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ, ये सही है, टेंजेंट की तरफ वो क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। इन द रिलेशन Gmm अपॉन डी स्क्वायर कैपिटल जी, अब इसमें कैपिटल जी क्या है, तो कैपिटल जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैसा होता है, यूनिवर्स कांस्टेंट ऑफ नेचर होगा इसमें सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है। इसमें कहा गया द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, अब देखिए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स बता रहा है, अर्थ एंड अ पॉइंट मास ओनली, अर्थ एंड सन ओनली, एनी टू बॉडीज हैविंग सम मास। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दो ऐसी बॉडी जिनके पास मास होता है उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और उसको हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फॉर्मूले से बता सकते हैं। और फॉर्मूला क्या कहता है, Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है।
द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी की वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड करती है पूछा गया है, तो वो किसी पे डिपेंड नहीं करती है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो इज इंडिपेंडेंट आ जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है। इसमें कहा गया टू पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस इफ द मास ऑफ टू पार्टिकल्स इज डबल्ड। अब देखिए मास यहाँ पे डबल किया गया है, ठीक है, कीपिंग द डिस्टेंस अनचेंज्ड। अब देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, फॉर्मूला है। मासेस को डबल कर दिया गया तो देखिए नया फोर्स क्या हो जाएगा, तो एफ डैश की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी G इंटू 2m1 2m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। अब 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा 2 4, ठीक है, 2 2 जा 4 होता है, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, तो 4 इसका आंसर आ जाएगा, 4 टाइम्स हो गया, ठीक है, तो 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। इसमें देखते हैं द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय। एटमॉस्फेयर किसकी वजह से रुका हुआ है अर्थ में, तो वो ग्रेविटी की वजह से रुका हुआ है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। मान लीजिए ग्रेविटी खत्म हो जाएगी तो एटमॉस्फेयर जो होगा वो खत्म हो जाएगा और लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट मासेस सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस। अब देखिए दोनों मासेस 1 के हैं, यूनिट मतलब 1, तो m1 भी हो गया 1, m2 भी क्या हो गया 1 हो गया, सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस मतलब d की वैल्यू भी क्या है 1 है, ठीक। तो जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, हमको फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। करना बहुत सिंपल सा काम है, m1 m2 की जगह आप 1 रख दीजिए और d की जगह भी क्या कर दीजिए, इसको d मान लेते हैं, ठीक है, डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा g, क्योंकि ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो f किसके बराबर आ गया, f आ गया कैपिटल G के बराबर, मतलब इट इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो अगर आपसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप यही डेफिनेशन बता भी सकते हैं बहुत आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस आर इज। देखिए सेंटर पूछा गया है, अर्थ के सेंटर पे जो वेट होता है वो क्या होता है, तो वो होता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया एन एप्पल फॉल्स फ्रॉम टी because of gravitational acceleration attraction between the earth and apple. F1 is the magnitude of force exerted by the earth on the apple and F2 is the magnitude of force exerted by apple on the earth. ठीक है, तो दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए, तो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ये एप्पल इस पे गिर रहा था, ठीक है, तो जिस फोर्स से ये इसको अट्रैक्ट करता है उसी फोर्स से एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 39 है द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून। कैपिटल जी की वैल्यू पूछी गई है, मून पे क्या होगी, तो कैपिटल जी ऐसी चीज है जो हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसीलिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, तो इसकी वैल्यू सेम रहेगी, यही इसका आंसर है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। 40 में कहा गया है अ स्टोन इज रिलीज्ड। अब देखिए यहाँ पे स्टोन की बात करी गई है, स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये मान लीजिए एक टावर है, ठीक है, यहाँ पे हमने एक टावर बना लिया, इस टावर से स्टोन को क्या किया गया था, रिलीज किया गया था, नीचे गिरेगा। हाइट जो दी गई है वो 19.6 मीटर दी गई है। पूछा गया है फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। अब यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि जब बस छोड़ा गया उसको, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी बिल्कुल नीचे, उसको v मान लेते हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल लगेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh लग जाएगा। u 0 है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ 0 होती है हाईएस्ट पॉइंट पे, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। तो v स्क्वायर का अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर प्लस 2gh, तो u स्क्वायर 0 हो गया, 2 इंटू 9.8 इंटू h कितना है 19.6 है। अब देखिए ये 19.6 हो गया, 19.6 का स्क्वायर हो गया, तो 19.6 का स्क्वायर v स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर काट दीजिए तो v की वैल्यू क्या आ गई 19.6 आ गई। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें आंसर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, इसमें कहा गया है द टू पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस विद द मासेस ऑफ द टू पार्टिकल्स आर डबल्ड। देखिए भाई हम लोग ने वाला क्वेश्चन किया भी था, तो इसका आंसर था 4 टाइम्स, ठीक है। डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, डिस्टेंस सेम रह रही है, तो आंसर 4 टाइम्स ही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सर्फेस ऑफ मून वुड हैव। तो देखिए सरफेस ऑफ मून है तो उनका क्या चीज़ सेम रहेगी, तो सेम वेलोसिटी रहेगी। अभी हम लोगों ने भी क्वेश्चन डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे हेल्ड करता है, कौन रोके रहता है अर्थ को, एटमॉस्फेयर को, तो वो ग्रेविटी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट मासेस, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। नेक्स्ट बोला गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ डिपेंड्स अपॉन। तो देखिए हम फॉर्मूला आते हैं, स्मॉल जी का जो फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, वो होता है g इंटू एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ कि चीज़ क्या है। तो ये सरफेस पे है, अर्थ के सरफेस पे बात हो रही है, तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये है मास ऑफ अर्थ और ये है रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रहा है और रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रहा है। तो मास ऑफ अर्थ बिल्कुल सही है, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी ये सब गलत है। ठीक है, क्योंकि बॉडी पे डिपेंड नहीं करेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किस पे डिपेंड करती है, मास ऑफ अर्थ पे और रेडियस ऑफ अर्थ पे। क्योंकि रेडियस नहीं दिया गया है इसमें, तो हम लोग इसको नहीं कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हेन अ मैंगो फॉल्स फ्रॉम अ मैंगो ट्री, एक आम था जो आम के पेड़ से नीचे अर्थ पे गिर रहा है, तो होगा क्या, ओनली अर्थ अट्रैक्ट्स द मैंगो, गलत है, अर्थ अट्रैक्ट नहीं करेगा मैंगो को, दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अट्रैक्ट होता कौन है, मैंगो अट्रैक्ट होता है, अर्थ मैंगो की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाती है। और इसके पीछे कारण क्या होता है, क्योंकि मैंगो का साइज जो है बहुत ही कम है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक है, तो वो उसको सही से अट्रैक्ट करने की कोशिश तो करता है, फोर्स तो लगाता है, लेकिन वो अट्रैक्ट नहीं कर पाता, खींच नहीं पाता उसको बहुत तेजी से। ठीक है, मतलब मोशन पॉसिबल नहीं है, एक्सेलरेशन जीरो रह जाता है। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए आप। ओनली द मैंगो अट्रैक्ट्स द अर्थ, गलत है, बोथ मैंगो एंड अर्थ अट्रैक्ट्स ईच अदर, तो ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 46। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ सडनली डिसअपियर्स। अब देखिए ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ही खत्म हो गया, ग्रेविटी खत्म हो गई, तो क्या चीज सही है इसमें पूछा गया है, वेट ऑफ द बॉडी विल बिकम जीरो बट द मास विल रिमेन सेम, यही बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो मास है वो कहीं ग्रेविटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो मास तो सेम रहता है। ठीक है, लेकिन जो वेट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। अब जी जब खत्म हो गया, वैनिश हो गया, जीरो हो गया, तो वेट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पोलर रीजन्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए आपको बताना है पोल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है। अभी हमने बताया था आपको कि पोल्स पे रेडियस क्या होता है, कम होता है, और रेडियस अगर कम है तो इसका मतलब ग्रेविटी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम ये समझ सकते हैं इज मोर देन एट इक्वेटर, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, पोल्स पे जो ग्रेविटी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ इक्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, एक और क्वेश्चन है, बस दो ही क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून इज, तो देखिए मून पे अगर आप वेट देखेंगे तो मून पे जो वेट होता है वो अर्थ पे जितना वेट है उसका 1/6 होता है, ये बात आप याद रखिएगा। और क्यों 1/6 होता है, क्योंकि ग्रेविटी जो होती है मून पे वो अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 होती है। तो इसमें आंसर आ जाएगा 1/6 ऑफ द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट विल। अब देखिए डिस्टेंस को डिक्रीज कर रहे हैं, तो देखिए होगा क्या, हमको फॉर्मूला पता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इनवर्स रिलेशन है ना, फोर्स और डिस्टेंस के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, इसी को इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, इसी चीज को याद रखिएगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। क्या होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेंट्रल डिस्टेंसेस बिटवीन द टू बॉडीज, उसी को हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको बताया गया है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रही है, अब डिस्टेंस डिक्रीज होगी तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 50। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखेंगे, बाकी अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, ग्रेविटेशन की बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हम लोग ने पुटअप किए हैं उसमें, और आप अगर देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें उसमें से सीख जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे बच्चों, फिर अगले लेक्चर पर एक और नए MCQ सेशन के साथ फिर से मुलाकात होगी। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।